प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, अमरीकी सदर का कांग्रेस से पहला खिताब और पहले खिताब में ही पाकिस्तान का जिक्र और पाकिस्तान का जिक्र भी मुस्बत अंदाज में। अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट हमले या एबिगेट दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड दाइश खुरासान कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र को पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसे 10 रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था पाक अफ़गान बॉर्डर से। और वो जो हमला हुआ था अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर, उसमें 170 अफ़गान शहरी और 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। इस हवालगी पर अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का नाम लेकर और हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी के ख़तरात का सामना है और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बन्नू कैंट में एक हमले को नाकाम बनाया गया, लेकिन जवामर्दी से लड़ते हुए पाक फ़ौज के 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए। 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अब ISPR ने यह बताया है कि इस हमले में अफ़गान शहरी मुलव्विस थे और शवाहिद हैं कि हमले की मनसूबाबंदी जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठकर हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पहले हम शामी साहब की तरफ चलते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर वक़ार साहब भी, जो कि तज़ियाकार हैं दिफाई उमूर के। शामी साहब, सर कितनी अहमियत का हामिल है ये जो शुक्रिया अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेके मौजूदा हालात में, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर अगर हम नज़र डालें तो? देखिए, जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन हैं वो सदर ट्रंप के इस शुक्रिया को बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि सदर ट्रंप ने आज जो तकरीर की है, और ये तवील तरीन तकरीर है जो किसी अमरीकी सदर ने अपना ओहदा संभालने के बाद की, और कांग्रेस में खिताब किया। और तो अब इससे मालूम होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के हवाले से अभी ताउन जारी है और दोनों मुल्क एक दूसरे के राब्ते में हैं। और ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सदर ट्रंप ने यह भी कहा है बार बार कि वो जो असला जो है अमरीकी वहाँ रह गया था और अमरीकी फ़ौजी वहाँ छोड़ आए थे, और जो सुनने में आता है कि दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गया है, तो कहते हैं कि असला भी हम वापस लाएंगे और उसे वापस हासिल करेंगे। तो हमें भी ये खबर मिल रही है कि वो जो असला है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस बात का भी खैर मक़दम किया है कि सदर ट्रंप जो हैं वो जो अमरीकी असला जो अमरीकी फ़ौजें छोड़ गई थी उनको बाजियाब कराने का अज़्म रखते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इससे भी जो इस खित्ते के हालात में एक ठहराव आएगा। और सदर ट्रंप जो हैं, देखिए अमेरिका जो है उसका अज़्म आप देखें, जो 13 अमेरिकी शहरी जो है निशाना बनाए गए जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से रुखसत हो रही थी, तो उस वक्त हवाई अड्डे पर जो इंतज़ार में थे लोग फ़्लाइट के, उनको निशाना बनाया गया। उसमें कोई 160 के करीब अफ़गान शहरी भी हाथ धो बैठे जान से, और 13 अमरीकी जो हैं 170 कह लें, तो ये 13 जो थे अमरीकी शहरी थे और अमरीकी फ़ौजी थे जो निशाना बने। और सदर ट्रंप की बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि वो उन ख़ानदानों से मुसलसल राब्ते में थे और उनको यकीन दिला रहे थे कि हम उनके कातिल जो हैं उनको पकड़ेंगे। और इससे पहले भी तालिबान ने ये इत्तला दी थी कि वो जो ज़िम्मेदार लोग हैं उस हमले के, वो हलाक हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बाद में वो इत्तला दुरुस्त साबित नहीं हुई। तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ बड़ा ताउन हुआ है CIA का, और CIA की इत्तला पर पाक अफ़गान सरहद से इसको गिरफ़्तार करके और अमेरिका के हवाले किया गया है। इससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक जो ताल्लुकात हैं उनकी एक नई जिहत जो है उसका पता चला है लोगों को। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो है ताउन है वो मुस्बत अंदाज में जारी रहेगा और यहाँ क़याम अमन में बड़ी मदद मिलेगी। और सदर ट्रंप जो हैं अपने पहले दौरे हुकूमत में तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा खुश नहीं थे। जी हाँ, अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे पर गए थे और उन्होंने कश्मीर के मामले में
सालसी की पेशकश भी की थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो फप्तियाँ कसते रहते थे और ये भी कहते रहते थे कि पाकिस्तान जो है उसको हमने 15 साल में पता नहीं 33 अरब डॉलर दे दिए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने पैसे ज़ाया कर दिए हैं, हमें से धोखा दिया गया है। इस तरह की बातें करते रहते थे। एक आध ट्वीट तो उनका इतना सख्त था कि उन्हें फिर खुद उसे डिलीट करना पड़ा। जी हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हालात से उनको आगाही हो रही है और अभी जो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, इससे एक बड़ा अच्छा पैगाम गया है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से भी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बजा तौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है 80,000 पाकिस्तानी जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानें दे चुके हैं। हमारी जो फोर्सेस हैं वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रही हैं और दहशत गर्दी जो है उसका सामना कर रही हैं और दहशत गर्दों को जहन्नम रसीद कर रही हैं। तो पाकिस्तान में भी आप देखिए, पाकिस्तान में बन्नू की छावनी पर जो हमला करने की कोशिश की गई उसे भी नाकाम बनाया गया। हमला तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मस्जिद भी निशाना बन गई और नहित्ते शहरी भी निशाना बन गए। और ये एक मुसलसल कार्रवाइयाँ हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, एक तूफ़ान बरपा है, हर रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई होती है और हमारे उनका मुकाबला करना पड़ता है दहशत गर्दों का। तो हमें पाकिस्तान को उम्मीद है, ख़ुद जो तालिबान है, जो हुकूमत है वहाँ की, वो भी लगता ये है कि वो भी सूरत हाल का सामना नहीं कर पा रही, वो भी उसके भी हाथ कोई कमज़ोर नज़र आते हैं, क्योंकि दाइश जो है वो वहाँ मुनज़्ज़म हो रही है और ख़ुद फिर तालिबान के मुखालिफ अनासर जो हैं वो भी लगे हुए हैं और अंदर भी गिरोह ऐसे हैं जो इख्तलाफ राय है। तो अगर ये इस खित्ते में जो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए एक आलमी तौर पर एक मौसर कार्रवाई की जाए और मौसर किरदार अदा किया जाए और तो मेरा ख्याल है कि उससे इस खित्ते में सुकून आएगा। शामी साहब, सर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो कौमी सलामती के मुशीर अमरीका के उनका रब्ता हुआ है टेलीफोनिक माइकल वॉल्ट्स का इसाक डार साहब से, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया। सर ये फरमाइएगा कि क्या हम इसे अमेरिका के साथ एक नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप के आगाज़ के तौर पे ले सकते हैं, ये जो शुक्रिया अदा किया गया है पाकिस्तान का और ये जो सारी कार्रवाई हुई है? आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और शरीफुल्लाह पे थोड़ा मैं मेंशन कर दूं कि अगर आईएसकेपी की हायरार्की देखें तो नंबर 3 था और उस लिहाज से यानी इसकी बड़ी अहमियत है, बिकॉज उसी ने फिर प्लान वगैरह किया। और आईसिस की थ्रेट से भी अमेरिका भी तंग, रीजन तो सारा तंग था, ईरान बना रहा है एक पूरी वॉल कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की, फिर रशिया चाइना सब वरिड भी हैं और इन्होंने बड़ा इक्विवोकली कम्युनिकेट कर दिया है। लास्ट ईयर भी अक्टूबर में मॉस्को फॉरवर्ड में मुत्तकी साहब को बिठा के बताया गया जी कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। तो आई थिंक इनफ इज इनफ। अभी जो ट्रंप की पॉलिसीज के खतोखाल वैसे पहले आ चुके थे, जो इन्होंने आने से पहले ही कुछ चीजें, स्पेशली जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं या CIA के जो ऑपरेटर जो ट्रंप के साथ कैंप के साथ थे, वो मेंशन करते थे कि IS जो है दोबारा सर उठा रही है और अमेरिका में 1 जनवरी को अटैक्स भी है जिनका फिर लिंक जो है काबुल के साथ जुड़ता है। तो एक तो आई थिंक एक कन्फ्लुएंस नजर आता है या कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है पूरे रीजन की भी, और अब इंटरनेशनली अगर ट्रंप साहब भी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो जॉइंट सेशन था, स्टेट ऑफ यूनियन तो नहीं था लेकिन स्टेट वाज अ जॉइंट सेशन, उसमें पहला एड्रेस था, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया और उसको अप्रिशिएट किया गया एफर्ट को। तो आई थिंक ये एक मेजर शिफ्ट है। दूसरा, जिस तरह आपने मेंशन किया कि हथियारों को जो है जहाँ छोड़ा गया $7 अरब उनको लेने की बातचीत है, इनकी एड्स बंद कर दी गई, बिकॉज 17 से $20 अरब या $21 अरब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे तालिबान को ऑलमोस्ट कैश, हर हफ्ते $87 मिलियन जहाज पे आया करते थे। तो इसका मतलब है कि रीजन को एक डिस्टेबलाइज करने की पॉलिसी थी जो अभी ऑलमोस्ट रिवर्स होती नजर आती है, बिकॉज ट्रम्प चाहेंगे कि एक तो बेसिकली इनको रीजन में जो अमेरिकन इंटरेस्ट उनको प्रिजर्व किया, जो आईसिस की जो थ्रेट है उसमें कोऑर्डिनेशन। मेरी अपनी असेसमेंट ये कहती है कि इतने ज्यादा तालिबान आइसोलेट हो चुके हैं एंड विद इन एक फाइटिंग शुरू है, हक्कानी वर्सेस जो आप कह लें कंधारी लीडरशिप है, उनके दरमियान एक बड़ी टसल है। सराजुद्दीन हक्कानी के चचा को मारा गया, बदरुद्दीन हक्कानी को काबुल में, फिर अभी जो अटैक हुआ हक्कानिया जो मदरसा है बेसिकली कोड़ा खटक का, ये एक बम्बा है जो लीडरशिप का, और वहाँ तालिबान के अंदर काफी सारी लीडरशिप है जहाँ पे अटैक करना बड़ा सिंबॉलिक था फ्रॉम कंधारी लीडरशिप के लिए, हम यहाँ पे जाके हिट कर सकते हैं।
तो एक तो आइसोलेशन, फिर एक रेजिस्टेंस जो पहले नॉर्दर्न रेजिस्टेंस कहलाती थी अभी एक्टिव है, अफगान रेजिस्टेंस के नाम से अहमद मसूद लीड कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल में एक एनवायरनमेंट भी बन गई है, और उसमें शायद मेरी अपनी असेसमेंट है इस साल के एंड तक या मार्च तक ये कोलैप्स कर जाएगी तालिबान रजीम, अनलेस दे मेंड देयर वेज। और इसमें आई थिंक पाकिस्तान बहुत बड़ी सक्सेस है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। ठीक है शामी साहब, बगैर साहब ये बताएं, आप फरमाइए। ये जो दाइश है, ये जो दाइश है, इसको आप कितना कितना बड़ा ख़तरा महसूस करते हैं? यानी ये जो कहा जा रहा है कि तालिबान की हुकूमत जो है वो भी बेबस हो रही है इसके सामने, तो अब आपकी क्या इत्तलात हैं कि ये किस हद तक मुनज़्ज़म हो चुकी है और कितनी सपोर्ट इसको हासिल है और कितनी बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं? ये दाइश के डिफरेंट फिगर्स हैं, लेकिन जो है तालिबान की उनकी बड़ी कोऑर्डिनेशन रही है, डिस्पाइट के अंदर आपको एक नजर आती है एक फ्रिक्शन, क्योंकि दाइश का जो सेंट्रल एशियन लेट्स से चैप्टर है, आईएस जो सेंट्रल एशिया का है, वो इस वक्त तखार में है, और इसमें ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया को डिस्टलाइज करने का बहुत बड़ा प्लान है। तो जो 1 जनवरी को अटैक हुए हैं, अमेरिका में भी आईएस की बड़ी गूंज है। 1 जनवरी को आपको याद होगा कि इनके अपने फौजी अफसरान भी थे उसमें रिटायर्ड, और उनका लिंक भी इधर ही निकल रहा है। तो और ये क्लेम कर रही है कि पुराने सारा आइटम का आप बेशक जाके देख लें, एक पॉडकास्ट में बड़ा डिटेल में से बताया खातून है जो इस पे काम कर चुकी हैं इराक और अफगानिस्तान पे, कि नेक्स्ट टारगेट अमेरिका ही होगा। तो उस लिहाज से जो एक कोलैबोरेशन भी है, मे भी जिस तरह टीटीपी के लिए डिनाइल करती रही है तालिबान रजीम कि जी हमारा उससे ताल्लुक नहीं है और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, तो आई थिंक दाइश वाला भी इसी तरह का मामला एक सेंट्रल एशिया के लिए, फिर चाइना को थ्रेट है इसी आईएसकेपी से एशिया तुर्किस्तान मूवमेंट की फॉर्म में। तो ये मेरे ख्याल में एक आउट से पैरेलल एक फोर्स बन चुकी है जो बड़ी स्ट्रांग है, और उसको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सॉर्ट आउट करना है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये जो कोलैबोरेशन है, दाइश का अगर नंबर 3 पकड़ा जाता है बिटवीन लेट्स से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिकन इंटेलिजेंस की इत्तला पे, और फिर उसको हवाले किया, तो एक तो ये कि ट्रम्प के लिए भी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, बिकॉज बाइडेन की पॉलिसी में आपको याद होगा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, विड्रॉल आप करते लेकिन भोंडे तरीके से ना करते, और इतना ज्यादा स्ट्रेस छोड़ा गया। तो ट्रम्प को आई थिंक इस एक लिहाज से एक पाकिस्तान की तरफ से भी एक सपोर्ट हुई कि वो यूनियन जो एड्रेस था सॉरी जॉइंट सेशन का, उसमें बड़े बबांगे दो उन्होंने ऐलान किया, एंड इट बिकेम आई वुड से उनके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बने जिसमें पाकिस्तान की तारीफ की। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी आई थिंक मुत्तफिक है कि दाइश हो या लेट्स से कोई भी थ्रेट है रीजन में अफगानिस्तान से मैनेट उसको सॉर्ट आउट करना है। तालिबान के पास पाकिस्तान टाइम ने है, सर क्योंकि इसमें ज़ाहिर है असिस्ट किया है और पाकिस्तान की एजेंसीज ने मिल के काम किया है, तो खुदा न खास्ता जो है वो दाइशी की तरफ से मुस्तकबिल में तो नहीं, यानी कि इसका कोई बदला लेने की कोशिश या कोई निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, प्रेशर बढ़ाए पाकिस्तान के ऊपर? ये पाकिस्तान में पहले भी देखें, एपीएस के अटैक्स में भी आपको याद होगा यही लोग थे, और इनकी कोलैबोरेशन रही है। तो ओवरऑल जो है हम तो लड़ रहे हैं, बिकॉज अभी आई थिंक जो पिछले 2 साल थोड़ा मैं एलैबोरेट करूंगा इसमें से काम स्ट्रेटजी कंटिन्यूशन है पुरानी स्ट्रेटजी की, उसमें भी बड़ी डिटर्मिनेशन है कि विद इन पाकिस्तान फुल्ली लड़ा जाएगा उसको टिल एंड लास्ट एज तक, चाहे बीएलए है चाहे टीटीपी है या दाइश है। और अक्रॉस द बोर्ड भी अगर अक्रॉस द बॉर्डर जरूरत पड़ती है स्ट्राइक्स आपने देखा की गई हैं। और अगर लेट्स से विद इन अफगानिस्तान एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो पलटा देता है सारे सिस्टम को, और एक मॉडरेट कह लें ऐसी गवर्नमेंट आती है जो बेसिकली एट पीस विद एंटायर रीजन, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना और इवन अमेरिका के साथ, आई थिंक सब लोग वेलकम करेंगे। तो ये लड़ाई जरूर होगी, इसमें आपकी बात ठीक है कि स्नीक अटैक्स हो सकते हैं। अभी आप देखें फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है कि अभी कुछ टेस्ट अटैक में अफगान सोल्जर्स जो हैं और ऑफिसर शामिल हुए, लाइक एक लेफ्टिनेंट था जो गवर्नर का बेटा था, या अभी एक लेफ्टिनेंट कर्नल उनका मारा गया पाकिस्तान में जी। तो जो बेसिकली ट्रेनिंग अकेडमी चला, तो इसका मतलब एक फ्रस्ट्रेशन भी है, उस साइड से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है कि लड़ाई में पुश बैक किया जाए पाकिस्तान को, डिस्पाइट हमारी इसमें कुर्बानियां भी हैं। लेकिन जो डिटर्मिनेशन आपने बन्नू अटैक में भी देखा, लोगों ने भी कोलैबोरेट किया, कोऑपरेट किया, और उसके अंदर एक और चीज बड़ी क्लियर है कि अभी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मदरसे पे हमला करते हैं कूड़ा खटक में और नमाज पढ़ते नमाजी को शहीद करते हैं, तो मतलब यू आर बेसिकली हायर्ड गन। तो इंडिया का भी एक रोल है, बिकॉज वो एक स्पॉइलर अभी स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में लास्ट चांस है, अगर तालिबान बिहेव करते हैं तो शायद कुछ अकोमोडेशन हो, अदरवाइज आई फोरसी के ये इस साल के एंड तक ये क्लैश शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि ये टीटीपी है सर, कर ले आप सवाल, आप मौजूद हैं, कर ले। जी जी बगैरी साहब, ये टीटीपी और दाइश के दरमियान जो ताउन है उसको आप किस तरह देखते हैं? ये काफ़ी एक गहरा रिश्ता इनका कायम हो चुका है आपस में।
ये पहले किसी हद तक कंफ्यूजन रही है पाकिस्तान में भी कि शायद ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और ये लेट्स से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, रिट ऑफ स्टेट नहीं है। लेकिन अभी आप देखें कन्वर्ज हो रही हैं, लाइक बीएलए, अंदाजा करें कि बीएलए को टीटीपी मिलके लेट्स से कोलैबोरेट कर रहे हैं, दाइश के साथ कोऑपरेशन है, डिनाइल जरूर करती है। और पीछे अगर आप देखें तो तालिबान रजीम खुद है, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जो रजीम है इस वक्त वो बिल्कुल शामिल है इसमें। हाँ ये जरूर है कि अफगानिस्तान में भी अवाम भी तंग है, और दैट इज द अनदर आई थिंक फ्रंट जो खुलेगा, खवातीन बंद है 2 करोड़, और रेजिस्टेंस जो फ्रंट है वो काफी अटैक्स भी कर रहा है। तो जिस तरीके से हैंडल हो रहा है अफगानिस्तान, अभी 85% फूड शॉर्टेज है, ग्रेन की शॉर्टेज है, और उसमें आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और आई थिंक नॉर्दर्न मिनिस्टर ने अपील की है अवाम को कि अभी आप उठ खड़े हो। तो उस सारे अगर फैक्टर्स को देखें तो मेरे ख्याल में तो ये जो टेररिज्म का आप कह लें नेटवर्क है, इसके अभी टूटने का टाइम आ गया। ठीक है सर, आखिरी बस ये बता दें कि पाकिस्तानी सिचुएशन से मजीद फायदा कैसे उठा सकता है? ये बताएं कि जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें भी शिद्दत आ रही है, हर रोज़ कोई ना कोई हंगामा बर्पा होता है, कोई ना कोई दहशत गर्दी की वारदात होती है। तो क्या ये भी यानी इन सारी कोलैबोरेशन जो है यानी इनसे चल रही है? और ये बलूचिस्तान जो है वहाँ क्यों इतनी तेज़ी पैदा हो गई अचानक? ये उसमें देखें ये साल डिसाइसिव है 2025, या जो है बलूचिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर आगे चलना है या इसको डेंट करने की एफर्ट होगी। तो उसमें बलूचिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। उसमें डेफिनेटली पहले आपको याद हो कुलभूषण का भी परसों बातचीत हुई जब उसको पकड़ा गया, चाहे वो ईरान से कर रहा था या ईरान के साथ अभी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी अफगानिस्तान एक बेस बन गया जहां से इनको सपोर्ट मिलती है। तो चाहे वो बीएलए हो, टीटीपी हो या दाइश हो, मुंबई एक ही है, और एक कोलैबोरेशन नजर आती है कि कम से कम 2 फ्रंटलाइन सूबे केपी और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए। आगे सीपैक 2 ने लॉन्च होना है, डेवलपमेंट होनी है, रेकोडेक ने ऑपरेट करना शुरू कर देना 2 साल में। तो ये लास्ट पुश बैक है, लेकिन आई थिंक दे विल बी डिफीटेड। और डेफिनेटली बलोच यूथ जो है वो भी आई थिंक चाहता है कि वो 21st सेंचुरी में गुंजाइश नहीं है कि आप गन उठा के फिर आपने एआई में और इसमें टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। बलोच यूथ हैज टू बी ब्रॉट इनटू मेनस्ट्रीम ताकि वो पंजाब और लेट्स से कराची के बच्चों की तरह उसी तरह प्रोग्रेस करें। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह तो बैलेंस टिल्ट करेगा उनके अगेंस्ट, और ये साल लास्ट ईयर होगा तो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब, अभी तो ये चले दहशत गर्दों को हवाले कर रहे हैं, कल को अगर वो अमेरिका कह दे कि जी कोई और बात कह दे, शकील अफरीदी साहब का कह दे कि जी उन्हें जो है वो हमारे हवाले किया जाए, और फिर पाकिस्तान आपको लगता है कि कल को ये भी कह सकता है कि जी आप डॉक्टर आफिया को हमारे हवाले करें, नहीं, इस सिचुएशन से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? नहीं, अभी आप देखें जो हालात आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उस पर तो हमने जो बाइडेन से भी अपील की थी कि वो जाते जाते बहुत सी सज़ाएं माफ़ कर गए हैं, अपने बेटे की सज़ा माफ़ कर गए, अपने रिश्तेदारों की सज़ाएं माफ़ कर गए। तो मतलब यह कि उनके बारे में उनसे भी दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वो आफिया सिद्दीकी को उन्होंने पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। तो फिर शकील अफरीदी का मामला जहाँ तक है, वो भी हुकूमत को बड़ा ठंडे दिल से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ कोई एडजस्टमेंट होगी वो कर लेनी चाहिए। यानी ये जब एक बड़े वसी तर तनाजुर में आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ती हैं। अभी हम इन सारे मामलात पर कोई यकीन से बात नहीं कर सकते। मेरा ख्याल एक स्पेस जो है वो मौजूद है, और हुकूमत जो है जब भी कोई फैसला करेगी सोच समझ कर करेगी, और लोग जो हैं पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके जज्बात को मद्देनज़र रख कर करेगी। यानी जो हमें तवक्को है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा कर दिया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो उसी तरह जहाँ तक शकील अफरीदी का मामला है उसमें भी बातचीत हो सकती है और कोई ना कोई सूरत निकल सकती है। लेकिन शामी साहब, इसमें ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा तो पाकिस्तान ने देखना है, लेकिन ये तो साबित हो गया कि जब अमेरिका का मफाद आएगा तो अमेरिका नाम भी लेगा और शुक्रिया भी अदा करेगा, ये यानी कि बात अब क्लियर हो गई बिल्कुल। जाहिर है जब अमेरिका जो है उसको अपना मफाद के मुताबिक काम करना है, पाकिस्तान को अपने मफाद के मुताबिक काम करना है, तो पाकिस्तान जो है जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन होता है तो दोनों मुल्क ये समझ रहे होते हैं ना कि उनका मुफाद इसमें है कि वो ताउन करें। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी एक तवील तारीख़ है। पाकिस्तान के अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद उनका आगाज़ हुआ था और बतदरीज वो बढ़ते गए और दोस्ताना ताल्लुकात जो है डेवलप होते चले गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की सनती तरक्की में, पाकिस्तान की जो फ़ौजी जो सलाहियत है उसमें इजाफे के लिए बड़ी मुआवनत की है। हम इत्तेहादी रहे हैं, हमने एक यहाँ
जो अफ़गानिस्तान का जो जहाज़ है उसमें मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया है और इस खित्ते में को मतवाज़न बनाने में बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान बातचीत में भी बड़ा किरदार अदा किया है। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान से उड़कर वहाँ गए थे खुफिया तौर पर। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ठीक है गलत फहमियाँ भी रही हैं, कोई शिकायतें भी रही हैं, कोई एक दूसरे से शिकवे भी रहे हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ एक ताउन की एक तवील तारीख़ है। ना हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना अमेरिका इसे नज़रअंदाज कर सकता है। तो इतनी जो तवील जो है दोस्ती होती है और गिले शिकवे भी उसमें होते रहते हैं, और लेकिन उसमें फिर आगे बढ़ने के मौके जो हैं वो भी तलाश किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इस खित्ते में इस बात की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान जो है आलमी एक ताउन हासिल करे, और जो दहशत गर्दी का जहाँ तक ख़ात्मा है मेरा ख्याल उसमें तो कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया जाए। और इस वक्त तो रूस के और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ट्रंप ने, तो उससे रूस और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात गहरे होते हैं, तो उसके नतीजे में भी एक इस खित्ते में एक सुकून आएगा। तो ये मतलब एक दुनिया बदल रही है। यूरोप जो है उससे शिकायतें पैदा हो रही हैं अमेरिका को। तो भाई अब देखिए हमारे जो यूक्रेन के सदर हैं, अब उन्होंने माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लिया है और बड़ी लंबी चौड़ी जो अपना पैगाम दिया है, ट्वीट किया है और कहा है कि भाई हम अमेरिका से ताउन के लिए तैयार हैं, वो बातचीत के लिए तैयार हैं, वो मादनियात के मामलात में अमेरिका से मुआहदा कर सकते हैं। और अमेरिका का शुक्रिया भी बार बार अदा कर रहे हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर और ताउन के बगैर तो वो रूस के साथ मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते थे। और अब अगर अमेरिका उनकी इमदाद बंद कर देता है तो यूरोपीय यूनियन में ये सलाहियत नहीं है। यूरोपीय यूनियन जो है वो अमेरिका का खला पुर नहीं कर सकेगी। सही। तो इसलिए अब उनको भी कुछ ना कुछ गौर करना पड़ेगा और अपने रवैये जो है उनको तब्दील करके फिर सजदा साहब करना पड़ेगा। और सदर ट्रंप जो हैं उनके साथ सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अब आपसे ब्रेक के बाद ये भी पूछना है कि उन लोगों का क्या होगा जो आस लगाए उम्मीद लगाए बैठे थे। वो तो हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, उन लोगों का क्या होगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक। शामी साहब, पीटीआई आस लगाकर बैठी थी और समझ रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ट्वीट करेंगे, नाम लेंगे खान साहब का, लेकिन नाम लिया उन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। तो अब भी पीटीआई कोई उम्मीद रखे? देखिए, पीटीआई को भी खुश होना चाहिए अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हुकूमती सतह पे बेहतर होते हैं तो पीटीआई जो है उसको भी खुशी महसूस करनी चाहिए इस पर। पीटीआई भी तो पाकिस्तान की जमात है ना, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जहाँ तक उनकी तवक्कुआत है ट्रंप से, तो वो तो उनको इस पर तो नज़रसानी करनी चाहिए। तो उनकी तवक्कुआत पाकिस्तानी अवाम से होनी चाहिए, पाकिस्तानी अदालतों से होनी चाहिए, पाकिस्तानी अदारों से होनी चाहिए, और हमें आपस में बैठकर ये अपने मामला तय करने चाहिए। ये पीटीआई को कोई जिच करने का, ये ताने देने का मामला नहीं है। हम ये अपने मामला पे असर गौर कर लें, बैठ लें और इंसाफ के तकाजे पूरे करें। पीटीआई भी उससे अपना उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई मजाका नहीं है। और पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, एतमाद का रिश्ता बढ़ता है और ताउन होता है। तो ये हर पाकिस्तानी के लिए मतलब अच्छी खबर है, उसे खुश होना चाहिए हर पाकिस्तानी को। ठीक है सर, लेकिन जो यानी कि वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने, मैं आज उनको सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने सारी तवज्जो पीटीआई पे लगा दी, इसलिए जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। फिर अभी शिबली फराज साहब वो भी तनकीद कर रहे थे, वो कहते हैं कि जी 2 नंबर मैंडेट जो है वो आपको ताकत नहीं देता है। तो ये कैसे फिर इकट्ठे बैठेंगे? मुज़ाकरात हुए नहीं, मौलाना साहब अभी तक साथ आए नहीं, तो इकट्ठे बैठेंगे कैसे फिर? तो गंडापुर साहब जो कह रहे हैं ना, तो गंडापुर साहब ने सारी ताकत जो है वो लगा दी है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दी वहाँ बढ़ गई है। तो सूबाई हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, और अदारे जो हैं, हमारी फ़ौज जो है
हमारी एफसी जो है, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, वो तो सियासत से बालातर होकर अपना काम कर रहे हैं और अपनी जानों पे खेल के तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो उनको इसलिए मतलब हमें इन चीज़ों पे और इन बहसों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैंडेट जो है वो तो जो पीटीआई का मैंडेट था उसमें भी सवालात उठते रहे। पहले दिन ही वज़ावर भुट्टो जरदारी ने खान साहब को सेलेक्टेड कह दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर, और फिर उसी की वो गर्दान करते रहे। तो ये हमें इन बातों से ऊपर उठकर मुस्तकबिल पे नज़र करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो सूबे को भी पुरज़म होना चाहिए और वफाक को भी, और हमारे अदारे तो पुरज़म हैं। इस वक्त जो मुकाबला कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, तो हमें उनका दिल खट्टा नहीं करना चाहिए और इस तरह की बातें करके अपने मुंह पर चमाचे नहीं मारने चाहिए। ठीक। अच्छा सर, इदारे ज़ाहिर एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो SIFC है और फिर जो हुकूमत पंजाब है उनके साथ मिल के हम देख रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव लेने की बात हो रही है, यानी कि मईशत को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, हालात को बेहतर करने की। लेकिन साथ साथ फिर साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि कुछ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अभी ये जो महफूज शहीद कनाल है, ये कहा तो ये जा रहा है ना कि पाकिस्तान के ज़रिए मुस्तकबिल के लिए अहम है ये, लेकिन इस पर भी जो है वो अब बाज़ अनासिर ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये जो है वो दरियाए सिंध का पानी लेगी, यानी कि हमारे हिस्से का पानी लिया जाएगा सिंध की तरफ से, ये कहा जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी ये एक नहीं बल्कि 6 कनाल हैं, इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर लाना चाहिए, वहाँ से जो है वो उसको अप्रूव होना चाहिए। सिंध से आवाज़ें उठ रही हैं, उन पर एतराज़ हो रहा है और पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमा भी ये सवाल उठा रहे हैं, अगरचे बड़ा यानी शिद्दत से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन अब ये महफूज शहीद कनाल जो है जो सुलेमान की हेडवर्क से निकलेगी फोर्ट अब्बास तक 176 किलोमीटर तामीर होगी, यानी ये दरियाए सतलुज से ये मुंसलिक होगी और उसके बाद जो मजीद 2 नहरें हैं वो भी इसी नहर में से निकलेंगी। तो कहा जाए, देखिए ये हमें जो हमारे यानी पंजाब हुकूमत के ज़राए हैं उनका कहना ये है कि ये पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल होगा या बारिश का पानी इस्तेमाल होगा, जो कि ये यहाँ की जो बंजर ज़मीनें हैं उनको आबाद करेगा। और अब ये है कि ये जो बहसें चल रही हैं और जो इतराज़ात हो रहे हैं उसका तरीका तो ये है कि हम इसको बैठ के यानी सेनेट में इस पर बहस कर लें, या पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो भी अपने एक बाकायदा तौर पर सारे हक़ाइक़ वाज़े कर दे और सेनेट में बहस हो जाए और ताकि सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएं और ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। क्योंकि देखिए ये जो पंजाब के हिस्से का पानी है ना, पंजाब हुकूमत का तो यही कहना है कि ये पंजाब के हिस्से का पानी है, उसको इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है उसको 1991 के एकार्ड के मुताबिक, और उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। या सतलुज जो है वहाँ से पानी आएगा या नहरी या बारिश का पानी होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को एतमाद में ले लिया जाए और ये सारे हक़ाइक़ वाज़े कर दिए जाए तो मेरे ख्याल ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि खुसर फुसर होती रहे, कुछ यहाँ हो जाए कुछ वहाँ हो जाए। और मकसद हमारे वज़ीर कराम भी कुछ बातें करते रहते हैं, आसन इकबाल साहब ने भी एक तकरीर की है, लेकिन फिर उस पर एतराज़ात भी होते रहते हैं। तो मिल बैठकर सर फिर वही बात आ गई ना, चलें बस लास्ट वर्ड सर दे दें कि अगर बैठ के बात की जा सकती है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ है, इरसा ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है कानून के तहत जो भी कवायद हैं, तो फिर प्रोपेगेंडा क्यों सर? बस एक 1 लाइनर सर, ब्रेक लेनी है। ये तो भाई नहीं, अब प्रोपेगेंडा क्यों, हम ये तो सियासत है, हर एक का अपना नुक्ता नज़र होता है, वो उसका इज़हार करता चला जाता है, हर एक की अपनी सियासी ज़रूरियात हैं। अभी तो देखें ना पीटीआई की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से भी बड़ी शद्दोमत से बात की जा रही है कि सिंध का पानी जो है इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी को। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेनी है सर, क्विक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।